हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट थ्योरी पेपर है, ये आपका कॉमन कोर्स है और ये किस किस ट्रेड में पढ़ा जाता है ये भी आप देख सकते हैं। पहला है आईडीडी, दूसरा एचआई, तीसरा वीआई और चौथा आपका एमडी। ये चारों ट्रेड में आपके कॉमन कोर्स के रूप में पेपर नंबर 1 के रूप में पढ़ा जाता है, जो सभी बच्चे अध्ययन करते हैं। और जो सब्जेक्ट है आपका ये है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। ये थ्योरी पेपर है आपका, दिव्यांगता का परिचय। हम बात करेंगे यहाँ सॉल्व पेपर की और यहाँ पे सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर देखेंगे इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, तो जो आपका पार्ट ए होता है वो 5 नंबर का होता है और 5 नंबर में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 5 नंबर के 5 प्रश्न। तो पहला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। समय हम यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे, जल्द से जल्द और तेज़ी से हम इसको अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि शीघ्र हस्तक्षेप से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ जाती है। तो ये आपका गलत है। शीघ्र हस्तक्षेप करने से दिव्यांगता की श्रेणी बढ़ती नहीं है, बल्कि उसको रोका जा सकता है, या कह लीजिए उसको घटाया और कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा कि बौद्धिक दिव्यांगता को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। बौद्धिक दिव्यांगता को दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता है, मेडिसिन इसमें काम नहीं करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कि स्वालीनता वाले बच्चों को बौद्धिक दिव्यांगता भी हो सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। स्वालीनता वाले यानी कि जो आपके ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं उनको मतलब बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी होता है। तो ये बात सही है, उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है कि पुनर्वास कार्यक्रम की सफलता के लिए माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। पुनर्वास कार्यक्रम में अक्सर माता पिता को भी लिया जाता है कि उनसे कुछ हमें जानकारी मिल सके उस बच्चे के बारे में, उसकी पहले क्या मनोदशा थी, वो किस स्थिति में था, कैसे सरवाइव कर रहा था। ये सारी चीज़ें हमें किससे जानकारी मिलती है? माता पिता से। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि सेरेब्रल पॉल्सी एक गैर प्रगतिशील दोष है। तो ये आपका सही हो जाएगा कि सेरेब्रल पॉल्सी जो है इज ए नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। तो आपका ये सत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बी की बात करेंगे, यानी कि पार्ट बी की। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी का। तो इसमें ऑल क्वेश्चन आपको करने हैं और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। तो 5 ऊपर आपके हो गए, 4 ये 9 क्वेश्चन आपके जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें आपका कि अंग स्तर पर हुई हानि को क्या कहा जाता है। तो अंग स्तर पर जो हानि होती है या फिर शारीरिक रूप से किसी अंग में अगर क्षति हो रही है, हानि हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्षति बोलते हैं। तो ये इसकी क्षति की परिभाषा होती है। पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा क्षमता, दूसरा हो जाएगा क्षतिग्रस्तता यानी कि इम्पेयरमेंट, और तीसरा आपका डिसेबिलिटी, और चौथा हो जाएगा हैंडीकैप। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्षति की। किसी अंग के स्तर में हुई कमी को या हानि को हम क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट यानी कि क्षतिग्रस्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की हम बात करेंगे दूसरे की, बी के। तो एक बच्चा जो है वो वर्ष की आयु में बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। तो ये कब शुरू करता है? जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसको भी देखेंगे। 1 माह में, 2 से 4 मंथ में, तीसरा है 9 से 14 मंथ में, या फिर 2 से 3 ईयर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9 से 14 मंथ। ये आपका एक बच्चा जो है वो 9 से 14 महीने के बीच में वो बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कि मोनोप्लेजिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है।
अब मोनोप्लेजिया क्या है आपका, ये आपके प्रभावित अंगों के आधार पर 5 प्रकार में इसको बांटा गया है, जिसको मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसको ट्रिक में याद करते हैं। MHDP क्या, क्या को हम ऐसे लिखेंगे, MHDP क्या, मोनोफ्लेजिया, हेमीफ्लेजिया, डाईफ्लेजिया, पैराफ्लेजिया और क्वाड्रीफ्लेजिया। तो ये आपके 5 प्रकार हैं प्रभावित अंगों के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे पहला जो यहाँ पे मोनोफ्लेजिया से मुख्य रूप से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित रहता है, तो यहाँ ऑप्शन है केवल एक अंग, ओनली वन लिम्ब। दूसरा है अपर लिम्ब। तीसरा है कि निचले अंग, लोअर लिम्स। और चौथा है ऊपरी और निचले दोनों अंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की, तो केवल एक अंग होता है मोनोप्लेजिया में, कि कोई एक अंग प्रभावित होता है पूरे शरीर का। आगे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, कि कुष्ठ रोग का प्राथमिक लक्षण क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तेज बुखार, हाई फीवर। दूसरा है स्किन रश यानी कि त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना। तीसरा है लगातार खांसी। और उसके बाद है शून्य या असंवेदनशीलता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि त्वचा पे आपके लाल चकत्ते पड़ेंगे, जो कि ये पहला लक्षण दिखाता है। स्किन रश दिखाई देगा, यानी कि कुष्ठ रोग का ये प्राथमिक लक्षण माना जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको आंसर जो करने हैं वो आपके 1 वर्ड्स में आपको देना है या 1 सेंटेंस पे देना है। इसको 1 नंबर का होगा आपका, और 9 क्वेश्चन आपके होंगे, यानी कि टोटल 9 मार्क्स के होंगे 9 क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है कि सेरेब्रल पॉल्सी क्या होता है, इसकी परिभाषा हमें लिखना है। तो सेरेब्रल पॉल्सी जो होती है वो विकारों का एक समूह होता है जो गति और मांसपेशियों की टोन या मुद्रा को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है कि सेरेब्रल जो पॉल्सी होती है वो एक तरीके से ऐसा विकार होता है, उसमें मतलब ऐसी डिसऑर्डर ऐसे पाए जाते हैं जिसमें गति भी प्रभावित होती है, मांसपेशियों का क्षरण भी शामिल होता है। मतलब ये कह लीजिए कि बच्चे चलने फिरने में भी कहीं ना कहीं उनको समस्या होती है, तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी से भी यहाँ पे ग्रसित होते हैं। यह अपरिपक्व मस्तिष्क को होने वाली क्षति के कारण भी होता है, जो कि अधिकतर जन्म से पहले होता है। तो ये सेरेब्रल पॉल्सी के आपके डिफिनीशन है कि ये जन्म से पहले होता है और मस्तिष्क में होने वाली क्षति भी इसमें पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 आपका कि UNCRPD क्या है। तो ये इसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे लिखना है। तो UNCRPD का तात्पर्य होता है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से होता है, कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की यहाँ पे रक्षा करना और उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए वहाँ तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित कराना। तो ये UNCRPD का यहाँ पे मतलब होता है, और इसको फुल फॉर्म के रूप में भी इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि टॉर्च का पूर्ण रूप क्या है। टॉर्च का मतलब यहाँ पे ये होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, या फिर इसको हम सिफेलिस, वेरिसेला, जोस्टर या पार्वो वायरस भी हम इसको कह सकते हैं, B19, रूबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीज सिम्प्लेक्स, ये सभी चीज़ें इसमें आपके शामिल होते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि ट्वाइस एक्सेप्शनल बच्चे क्या हैं। ट्वाइस यानी कि 2 गुने असाधारण बच्चे जिसको हम बोलते हैं, या कि 2 असाधारण बच्चे। तो 2 असाधारण बच्चे वे होते हैं जो कि प्रतिभाशाली तो होते ही हैं, साथ ही उनमें दिव्यांगता भी होती है, अर्थात वो कार्य करने में या कोई चीज़ समझने में, हर चीज़ में वो एक तरीके से बहुत आगे होते हैं, बट उनके अंदर भी दिव्यांगता होती है, किसी न किसी चीज़ से वो भी ग्रसित होते हैं। तो 2 असाधारण बच्चे किसे कहते हैं? 2 असाधारण बच्चे उन्हें कहते हैं जो कि प्रतिभाशाली होते हुए भी दिव्यांग होते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि जन्म से पूर्व के श्रवण दोष के कोई 2 कारण लिखें।
तो जन्म के पहले अगर श्रवण दोष की हम बात करें क्यों बच्चों में आता है, तो एक तो माँ का संक्रमण होना या उसमें संक्रमण जैसी बीमारियाँ आ जाना, जैसे रूबेला, जैसे टॉक्सिक जो दवाएं होती हैं उसके संपर्क में आ जाना, या फिर माँ का विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, या फिर तंबाकू खाना, या फिर माँ का एक ही ग्रुप में शादी करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जन्म के पूर्व श्रवण दोष के। यानी कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों में कैसे आएगा, अगर माँ में किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति पाई जा रही है, या फिर वो जन्म के पूर्व गर्भावस्था के दौरान उसकी जो देख रेख है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है, संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि केंद्र आधारित शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के कोई 2 गुण लिखिए। तो केंद्र आधारित जो होता है शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम, तो उसमें जो होता है गुण विशिष्ट संसाधन तक बच्चों की पहुंच वहाँ पे हो पाती है, यानी कि वहाँ पे अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध होते हैं। एक ऐसा वातावरण दिया जाता है जहाँ पे बच्चा जो है वो काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा होता है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसको सारी चीज़ें वहाँ सेंटर पे मिल जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि भारतीय पुनर्वास परिषद के 2 कार्य लिखें। तो भारतीय पुनर्वास परिषद के 2 कार्य अगर हम बात करें तो पुनर्वास पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना तथा पुनर्वास और विशेष शिक्षा में अनुसंधान को भी बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित करें। तो RPWD एक्ट 2016 के अनुसार अगर हम बात करें कि जो बच्चे ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में होते हैं वो एक ऐसी स्थिति के रूप में होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को या तो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है, या फिर उनकी जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो बेहतर होती है, या संभव सुधार के साथ में बेहतर आँख में उनके 6/60 या फिर 20/200 स्लेनन से अधिक नहीं होता है, या कह लीजिए जो दृष्टि के क्षेत्र की सीमा होती है वो 20 डिग्री होती है या इससे भी खराब कोण बनता है। मतलब कुल मिलाकर के ये कहना होता है कि 2016 RPWD एक्ट के अनुसार हम बात करें कि ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में कौन से बच्चे आएंगे, तो वहाँ वे बच्चे आएंगे जो पूर्ण रूप से या तो वो देख नहीं पाएंगे, या तो फिर उनके जो देखने की क्षमता होगी वो कुछ हद तक बेहतर होगी। जैसे कि जो सामान्य व्यक्ति 60 फुट की दूरी से या 60 मीटर की दूरी से वो वस्तुओं को देख लेता है, तो वही जो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में व्यक्ति या छात्र आएगा तो वो आपका 6 फुट या मीटर की दूरी से देख सकता है। या कह लीजिए कि 20 फुट की दूरी से जो चीज़ें आप अच्छे से देख ले रहे हैं या 200 फीट की दूरी से आप देख ले रहे हैं, वही दिव्यांग बच्चा 20 फीट की दूरी से नहीं देख पाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, और अगर उसके जो देखने की कोण बनती है वो भी 20 डिग्री तक ही रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं तो लगभग हमारा 180 डिग्री तक बन जाता है, क्योंकि हम दोनों तरफ अपने सामने जब देख रहे होते हैं दोनों तरफ देख रहे होते हैं, दोनों तरफ हमारी आंखें काफ़ी वस्तुओं को देख लेती हैं, 180 डिग्री तक हम देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं वो 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। आगे हम बात करेंगे कि दिव्यांगता पुनर्वास में सहदरों की भूमिका। राइट डाउन द रोल ऑफ सिबलिंग्स इन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। तो दिव्यांगता पुनर्वास में अगर हम बात करें कि सिबलिंग्स की, तो इसमें भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जाता है, दैनिक गतिविधियों को करने में सहायता दे सकते हैं, जो दिव्यांग व्यक्ति के लिए हम पोषण या समावेशी वातावरण प्रदान करते हैं, ये चीज़ें इसमें हम बच्चों के लिए कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। शॉर्ट टाइप नोट्स हैं, ये भी 4 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन हैं, 4 आपको इसमें से करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-3 नंबर के हैं, 12 मार्क्स के हैं, आपके 4 क्वेश्चन करने हैं, ऐसे आपको दिए हैं यहाँ पे।
6 क्वेश्चन। उसके बाद आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे और 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। तो हम पहले देखेंगे जो हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन हम दिखाएंगे, आप अपने नोट्स में उसका लगा लेंगे कि ये हमें पढ़ना है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे सबसे पहले हमें प्रतिरक्षी करण सारणी क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए, प्रतिरक्षीकरण क्या है ये आप आंसर देख सकते हैं इसका। प्रतिरक्षीकरण सारणी जो है वो बच्चों को विभिन्न संक्रामक जो बीमारियां होती हैं उससे बचाने के लिए टीके की योजना होती है और यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित होती है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो उम्र दराज के बच्चे होते हैं या उम्र के होते हैं, विभिन्न उम्र के, यानी कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल ऐसे, तो उनका टीकों का निर्धारण किया जाता है। जन्म पर उनके BCG का टीका लगता है जो कि हेपेटाइटिस B, और पोलियो के टीके लगाए जाते हैं यहाँ पे। 6, 10 और 14 सप्ताह पर DPT, हिब और पोलियो के टीके यहाँ पे दिए जाते हैं। और 9 महीने पर खसरा और जापानी इंसेफ्लाइटिस के टीके भी लगाए जाते हैं। 16 से 24 महीने पर बूस्टर डोज भी दिया जाता है। प्रतिरक्षीकरण जो होता है वो दिव्यांगता की रोकथाम में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि जब ये टीके लगते हैं बच्चों को तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण उत्पन्न हो रहा है या कोई बीमारी आ रही है तो उससे ये सभी जो प्रतिरक्षी होते हैं वो लड़ने का काम करते हैं, क्योंकि कई दिव्यांगताएं संक्रमण से ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो उदाहरण के लिए हम बात करें तो पोलियो संक्रमण जो होता है वो शारीरिक दिव्यांगता का कहीं ना कहीं कारण बनता है। आप लोग देखे भी होंगे कि पोलियो से ग्रसित जो लोग होते हैं वो अक्सर पैरों से, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं, पैरों से चलने में उनको कठिनाई होती है। इसलिए नियमित और समय पर टीकाकरण बच्चों को न केवल बीमारियों से बचाता है बल्कि उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने में भी सहायता प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षी का मतलब आप लोग क्या समझे, इसका मतलब ये होता है जो हम उस बच्चे को इम्यून देते हैं जिससे उसके अंदर ऐसे प्रतिरक्षी चीज़ें जन्म लेती हैं जो कि आने वाले संक्रमण को या फिर शरीर में किसी भी प्रकार के दिव्यांगता से रिलेटेड जो संक्रमण फैल रहे होते हैं उससे ये लड़ने का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे कि बहुविषयक टीम की शीघ्र हस्तक्षेपण में भूमिका क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे आपके इस बुक में पेज संख्या 47 पे। यहाँ आप देख सकते हैं शीघ्र हस्तक्षेपण है, सॉरी 1 मिनट, ये 47 पे नहीं 57 पे है, इसलिए हमें ये मिल नहीं रहा है, थोड़ी सी गलती हो गई। यस, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ये आप देख सकते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप में बहुविषयक शिक्षा की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बहुविषयक शिक्षा में प्रारंभिक हस्तक्षेप पूछा गया है आपके। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, बहुविषयक टीम में शीघ्र हस्तक्षेपण की भूमिका। तो यहाँ प्रारंभिक हस्तक्षेप है,
शीघ्र हस्तक्षेप हो या प्रारंभिक हस्तक्षेप हो, ये दोनों चीज़ें आपके एक ही होती हैं। यही है आपका आंसर। आप देख सकते हैं, प्रारंभिक हस्तक्षेप में बहुविषयक शिक्षा की भूमिका पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके अधिकार अधिनियम आरपीडी लिखा होता है, ये गलत होता है। आरपीडब्ल्यूडी होता है, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इस बुक में ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरपीडब्ल्यूडी होता है राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ओके। 2016 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो NEP 2020 जो है प्रारंभिक हस्तक्षेप में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर ये जोर देता है। माता पिता और अपने बच्चे की ज़रूरतों के लिए अधिवक्ता के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। घर पर निर्णय लेने और रणनीतियों को लागू करने में भी ये भाग लेते हैं। समुदाय सहायता नेटवर्क संसाधनों तक पहुंच और समावेशी वातावरण प्रदान करता है, जो दिव्यांग बच्चों को इसमें शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है। प्रारंभिक बच्चों की अगर हम बात करें तो देखभाल और शिक्षा जो EC है, केंद्र प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में यहाँ पे कार्य करता है, जो दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, नीति निर्माताओं और गैर सरकारी संगठनों सहित ये अन्य हितधारक एक समावेशी परिस्थिति तंत्र बनाते हैं, जिसमें सभी योगदान देते हैं, जो दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए ये बढ़ावा मिलता है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप से क्या होता है कि बच्चे को हम किसी भी दिव्यांगता का जो गंभीर रूप होता है उस गंभीर रूप लेने से बचा देते हैं, उसको रोक देते हैं, या कह लीजिए कि उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। आगे चल कर के फिर वो काफ़ी चीज़ें अच्छे से वो सीख भी लेता है, उसका स्वास्थ्य वहाँ पे देखा जाता है, उससे संबंधित काफ़ी पेशेवर होते हैं जो उसको सेवा देते हैं, शिक्षक होते हैं जो शिक्षा देते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले होते हैं, इसके हित में काफ़ी सरकारी संगठन होते हैं जो उनको काफ़ी व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में हर तरीके से उनकी मदद करते हैं, यानी कि उनका पूरा समग्र विकास करते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे तीसरा कि श्रवण ह्रास वाले बच्चों की विशेषताएं लिखें। तो श्रवण ह्रास वाले बच्चों की विशेषताएं हमें यहाँ पे जानना है, तो हम बात करेंगे पेज नंबर 47 पे चलेंगे। हाँ, ये है, आप देख सकते हैं, श्रवण दोष वाले बच्चों की विशेषताओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है। शॉर्ट नोट में ही लिखना है इसको, हमें तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे। श्रवण बाधित जो बच्चे होते हैं इनमें कई अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उनमें भाषा और भाषण विकास में देरी हो सकती है, क्योंकि जो बोली जाने वाली भाषा होती है वो सीखने के लिए सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जो बोलना सीखे हैं वो कहीं ना कहीं सुन करके ही बोलना सीखे हैं। तो अगर ऐसे बच्चों में वो सुनने की क्षमता नहीं होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं बोलने या कह लीजिए वाणी जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और बच्चों में वाक भाषा या स्पीच डिसेबिलिटी आती है। संचार संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं अक्सर इसमें उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए सांकेतिक भाषा या ओठ पढ़ने जैसे वैकल्पिक तरीकों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक रूप से उन्हें श्रवण संबंधी जानकारी तक सीमित पहुंच के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए श्रवण यंत्र या कॉक्लियर प्रत्यारोपण जैसे अनुकूलित शैक्षणिक रणनीतियों और संसाधनों की भी यहाँ पे आवश्यकता पड़ सकती है। सामाजिक रूप से अगर हम बात करें तो बच्चे ये जो हैं ये अलगाव या फिर साथियों के साथ संबंध बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि जब उनकी बातों को ये सुन नहीं पाते हैं तो फिर क्या रिएक्शन करें ये इनको पता नहीं होता है। तो ऐसे में वो कम्युनिकेशन अच्छे से वहाँ बच्चों के साथ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि संचार बाधाएं जो हैं वो सामाजिक संपर्कों को यहाँ पे बाधित कर देती हैं। व्यवहारिक रूप से वे गलतफहमी के कारण निराशा या अलगाव भी महसूस करते हैं। हालांकि उचित अगर सहायता दी जाए इनको या प्रारंभिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू की जाए, समावेशी शिक्षा दी जाए
या फिर इनके लिए भी सहायक टेक्निक यहाँ पे यूज किए जाएं तो सर्वर बाधित जो बच्चे होते हैं वे सफल संचार और एकीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। एक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक होता है जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और उनकी ताकत को भी ये बढ़ावा देता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 4 की कि मानसिक दुर्विकार क्या होता है या दुर्विकास क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये आप देख सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जस्ट इसी के नीचे ही आपका ये क्वेश्चन भी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर आपको शॉर्ट्स नोट्स ही देना है। तो आप देख सकते हैं कि मांसपेशीय जो दुर्विकार होता है या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एमडी आनुवांशिक विकारों का एक समूह होता है जिसमें कंकाल की मांसपेशियों को यहाँ पे एक तरीके से कमजोरी हो जाती है, अर्धपतन होता है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं और व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। सबसे सामान्य प्रकार में हम बात करें तो ड्यूचेन बेकर और मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसमें शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य मांसपेशियां कार्य करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के उत्पादन के लिए इसमें जिम्मेदार होती हैं, जिसमें आपके जीन जो होता है वो यहाँ पे अगर बदल रहा है या फिर कह लीजिए उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो उसी के कारण इस बच्चों में या कह लीजिए कि व्यक्तियों में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें ड्यूचेन बेकर और मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है। और लक्षण आमतौर पर बचपन में ही इसके दिखाई देने लगते हैं, लेकिन प्रकार के आधार पर किशोरावस्था व जो वयस्क होते हैं उनमें भी दिखाई दे सकते हैं। शुरुआती लक्षणों में चलने में कठिनाई होती है, बार बार गिरना और मांसपेशियों में इसमें अकड़न शामिल होता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है या गतिशीलता में कमी, श्वसन संबंधी समस्याएं और हृदय संबंधी जो जटिलताएं होती हैं ये सभी इसमें कारण बन जाती हैं। वर्तमान में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज भी नहीं है क्योंकि फिजियोथेरेपी जो होते हैं वे दवाएं और सर्जिकल हस्तक्षेप जैसे उपचार लक्षणों को यहाँ पे दिया जाता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में थोड़ा सा हम यहाँ सुधार कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बाकी इसको हम पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो आनुवांशिक अनुसंधान में प्रगति अंतर्निहित आनुवांशिक दोषों को भी ठीक करने के लिए उद्देश्य से भविष्य में उपचारों के लिए आशा प्रदान की जाती है। मतलब ये है कि भविष्य में हो सकता है कुछ स्वास्थ्य संबंधी सुधार किया जा सके जिससे फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक किया जा सके। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो काफ़ी बड़ी चुनौती है और आगे इस पे शोध चल रहा है, सहायक देखभाल और इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 5 की कि एसएलडी क्या होता है, एसएलडी के प्रकार क्या होते हैं ये हम जानेंगे यहाँ पे। यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट अधिगम अक्षमता के प्रकार। ये आप देख सकते हैं विशिष्ट अधिगम अक्षमता इसी में आपको मिलने वाला है। ये आप देख सकते हैं विशिष्ट अधिगम अक्षमता के क्या होती है, यहाँ ये है और इसके प्रकार भी यहीं पे दिए होंगे। हाँ, ये देख सकते हैं आप। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जिसको पहले हम लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से ही केवल जानते थे, एसएलडी नाम अब हुआ है इसका। इसमें आपके डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने से संबंधित विकार पाया जाता है। मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग मेरी बातों को सुन लीजिए, इसमें दिया है वो सारी चीज़ें। इसके 9 प्रकार होते हैं जिसमें आपके डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार पाया जाता है, डिस्ग्राफिया जो कि लेखन संबंधी विकार पाया जाता है और उसके बाद डिसकैलकुलिया जो कि गणितीय विकार पाया जाता है।
उसके बाद आपके डिस्थीमिया पाया जाता है, जो कि चलन संबंधी विकार यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी से वो संबंधित होता है। ये आपके 4 जो होते हैं वो आपके मुख्य होते हैं। डिस्प्रैक्सिया होता है चलन संबंधी विकार, और डिस्थीमिया ये भी आपका एक तरीके से इसी में शामिल होता है। डिस्मॉर्फिया होता है आपका, डिसअफेजिया, अफेजिया और बुलीमिया। ये सभी आपके इस एसएलडी के अंतर्गत आते हैं। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे अलग से लर्निंग डिसेबिलिटी और उसके प्रकार, तो आपको मिल भी जाएगा। और मैंने आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर किया है इस चीज़ को, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है मैंने। वहाँ पे आपको इसके पूरे प्रकार मिल जाएंगे एक साथ, वहाँ से आप देख लीजिएगा, पढ़ने में आसानी रहेगी। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया, डिसप्रैक्सिया, डिसमॉर्फिया और अफेजिया, डिसअफेजिया और बुलीमिया, ये आपके इसके एसएलडी के प्रकार हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अब। तो शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम का महत्व क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, और देरी ना करते हुए हम जल्द से जल्द इसको कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों के महत्व पर टिप्पणी लिखना है। तो दिव्यांगता के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब व्यक्ति या बालक में कोई भी दिव्यांगता के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं शीघ्र हस्तक्षेप की, क्योंकि उसको जितना जल्दी पहचान करके रोका जाएगा उतना ही जल्दी वो प्रभावी होगा। यानी कि अगर उसमें विकास संबंधी देरी देखने को मिल रही है, या दिव्यांगता वाले बच्चे हैं और उनके जो परिवार हैं उनको अगर प्रारंभिक वर्षों में ही बच्चे में कोई लक्षण दिख रहा है ऐसा कि वो जो दिव्यांगता की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको तत्काल में सहायता या सेवाएं प्रदान करना चाहिए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विकास संबंधी चुनौतियों को जल्द से जल्द पूरा करना होता है, या कह लीजिए उसको कम करना होता है, जिससे बच्चे के विकास की गति में सुधार हो सके और उसका अच्छा परिणाम भी मिल सके। वे भाषण और शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा और विशेष शैक्षिक सहायता सहित कई प्रकार की सेवाओं को भी इसमें शामिल करते हैं। प्रारंभिक कौशल विकास को बढ़ावा देकर के वे कार्यक्रम बच्चों को उपलब्धि प्राप्त करने, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में सुधार करने और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है वो परिवारों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करने, संसाधन और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने, जिससे उनके बच्चे की ज़रूरतों को यहाँ पे प्रभावी तरीके से देखा जाए, उसको पूरा किया जाए और समर्थन दिया जाए, ताकि वो भी अपने अधिकार को प्राप्त कर सके। प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व ये होता है कि दिव्यांग बच्चों के भविष्य को बदलने, समाज के भीतर अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समावेशन को यहाँ पे बढ़ावा देने की क्षमता यहाँ पे इसमें निहित रखी जाती है, या कह लीजिए ये सारी क्षमताएं इसके अंदर होती हैं जो कि आगे बच्चे के भविष्य को संवार सकती हैं, या कह लीजिए उसके समग्र विकास में अपना योगदान देती हैं। तो ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं थर्ड क्वेश्चंस के। अब हम आगे चलेंगे, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हो गए ये क्वेश्चंस, और नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आपको एक क्वेश्चन करना है पहले। तो ये आपके 8 नंबर के होंगे, लेकिन आपके ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसको निबंधात्मक प्रश्न भी बोल सकते हैं, ऐसे टाइप के। तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इसको आपको अपने नोट्स में ही टिक कर लेना है वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में, और उसको आपको पढ़ लेना है, उससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है। तो उस चीज़ को आप वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में टिक कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको लगभग हो सकता है देखने को मिल ही जाए। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कि ऑटिज्म को परिभाषित करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों के अभिलक्षण पर चर्चा करें। यानी कि डिफाइन ऑटिज्म, डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके प्रकार पढ़ लीजिएगा, उसके लक्षण पढ़ लीजिएगा, सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चन कराने में काफ़ी
टाइम लगेगा और फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि आप इस क्वेश्चन को, सभी के पास नोट्स होगा, आप लोग ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन, इसी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि दूसरा है कि बच्चों में स्वालीनता के कारणों को भी स्पष्ट करिए और हस्तक्षेपन के उपाय को भी यहाँ पे बताइए। तो ये क्वेश्चन भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए कि स्वालीनता पढ़ना है हमें और हस्तक्षेप कार्यक्रम पढ़ने हैं। आगे आपको फिर 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करने रहेंगे जो कि 7 नंबर का होगा, एक 8 नंबर का होगा, एक 7 नंबर का। तो आपके टोटल 15 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रवण दृष्टि दिव्यांगता को परिभाषित करना है और श्रवण दृष्टि दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली चुनौती के बारे में जानना है। तो डिफाइन डेफ ब्लाइंडनेस, एक्सप्लेन द चैलेंजेस फैक्ट बाय चिल्ड्रन विथ डेफनेस। तो ये पूरा देख लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में क्रॉस डिसेबिलिटी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिना पढ़े जाइएगा मत। इसमें अर्ली इंटरवेंशन के बारे में पूछा गया है। क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन में जो मदर फादर हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि इसमें क्रॉस डिसेबिलिटी में क्या रोल निभाते हैं माता पिता, ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, हो सकता है आपको मिल ही जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए। ये आपको एक सेट और तैयार करा दिया गया है और इसके पहले भी एक सेट आपको दिया गया है। 5 यूनिट तक आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इससे दे दिए गए हैं, इसी चैनल पे है, आप लोग सर्च करके देख लीजिए। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी पे आपको पहले पेपर से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगा, जो कि पेपर में आपके काफ़ी हेल्प करेगा। तो जो लोग वीडियो देख करके छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट सर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप इसी चैनल पे सर्च करके देख सकते हैं, या इसी चैनल पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जस्ट नीचे ही मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो एंजॉय करें। अगर PDF चाहिए तो आपको स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी पे जा कर के ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ से आप लोगों को अभी यहाँ पेपर की तैयारी कराई जा रही है, इसके बाद में आप लोगों को फिर वैकेंसी से रिलेटेड भी सूचना मिलती रहेगी और CRE प्रोग्राम कहाँ कहाँ हो रहे हैं ये भी आपको मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।